दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली की जनता को अलग अलग सौगातें दे रहे हैं। ये सौगातें दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की जनता को समर्पित की जा रही है, चाहे वो संजीवनी योजना हो, वृद्धजनों के लिए निःशुल्क इलाज की योजना हो, या अंबेडकर योजना के अंतर्गत दिल्ली के लोगों के दलित समाज के तमाम बच्चों को विदेश में पढ़ाने को लेकर व्यवस्था सुनिश्चित करनी हो। ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी दिल्ली सरकार ने एक योजना की शुभारंभ करने की बात कही है। अब दिल्ली सरकार की तरफ से एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान की मुख्यमंत्री आतिशी राजेंद्र नगर पहुंची, जहां उन्होंने दिल्ली में जल क्रांति की शुरुआत की बात कही है। और दिल्ली में स्वच्छ जल देना दिल्ली सरकार के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है, लेकिन अब दिल्ली में वाटर पाइपलाइन के जरिए दिल्ली के तमाम इलाकों में निःशुल्क पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी दिल्ली सरकार सुनिश्चित करने जा रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि ये वाटर पाइपलाइन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में डाली जाएगी, जहां पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है, वहां पानी की समस्या का निदान दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाएगा। आज जब पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे तो राजेंद्र नगर के पांडव नगर के घर में उन्होंने पानी भी पिया और कहा कि ये पानी स्वच्छ है, मीठा है और अब दिल्ली के लोगों के लिए सहूलियत होगी जब उनको स्वच्छ जल उनके घर तक हम उपलब्ध करा पाएंगे। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि आने वाले सालों में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के लोगों को पानी की समस्या ना हो सके। बहरहाल देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास कितने सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी इन तमाम दावों को, इन तमाम अभियानों को, इन तमाम सौगातों को राजनीतिक एजेंडा बता रही है। भाजपा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जब चुनाव का मौका होता है तो ऐसी सौगातें देकर दिल्ली की जनता को सिर्फ बरगलाने की कोशिश करते हैं, बल्कि काम नहीं करते हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार दिल्ली सरकार की तरफ से जो लगातार वादे किए जा रहे हैं वो वादे विधानसभा चुनाव में उनका कितना राजनीतिक फायदा देकर जाते हैं। बहरहाल लगातार इस पूरे प्रकरण में अलग अलग जो योजनाएं हैं वो दिल्ली सरकार अभी से शुरू करने की बात कर रही है। अगर हम बात करें महिलाओं को पेंशन और जो तमाम बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत इलाज की बात हो, उसको लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी दिल्ली सरकार ने शुरू की है। सहयोगी बलदेव के साथ केशव मिश्रा, JK24 7 न्यूज, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिविटी रिपोर्टर। मैं हूं ताबिश कमाल, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार सभी राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक बार फिर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी ने इस बार फिर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आखिर आम आदमी पार्टी का ऐसा कौन सा लालच है जो वो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का वोट नहीं काटने दे रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाया गया है और इसमें दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत है। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि जब भी हम चुनाव आयोग से शिकायत करते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट काट दिए जाएं, तो ऐसे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तिलमिला उठते हैं। ऐसी क्या वजह है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट नहीं काटने दे रही है। हालांकि इससे पहले लगातार दिल्ली में वोट को लेकर के राजनीति होती रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में बड़ी तादाद में ऐसे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं जो दिल्ली से बिहार, पूर्वांचल, यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में आकर के बसे हैं और वो यहाँ रह कर के अपना काम कर रहे हैं, जो बरसों से रहते हैं। ऐसे में वो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं जो कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं और इसी वजह से उनके वोट काटे जा रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों MCD की तरफ से एक फरमान जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की पहचान की जाए, ना ही उनके आधार कार्ड बनाया जाए, ना ही उनके बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र दिया जाए और साथ ही MCD के स्कूलों में उनको एडमिशन भी ना दिया जाए। इसको लेकर के सरकार की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें उनकी तलाशी को लेकर के बात कही गई थी और जिसके बाद से MCD प्रशासन हरकत में नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। पंजाब के खनौरी मोर्चे पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज 29वें दिन में दाखिल हो गया। इसके साथ ही उनकी तबीयत जो है वो लगातार बिगड़ रही है और अब उनको हॉस्पिटल में
भर्ती कराए जाने को लेकर जो डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द डल्लेवाल को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना चाहिए और उनको आईसीयू में रखने की जरूरत है, नहीं तो यहाँ पर डल्लेवाल के साथ साथ और किसानों की जान को खतरा हो सकता है। इसी बीच पंजाब के अंदर आज बीजेपी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर एक बड़ा कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नए साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए टिकटें बुक करा चुके हैं, लेकिन उनसे उनकी राजधानी से थोड़ी दूरी पर जो किसान बैठे हैं, संगरूर खनौरी बॉर्डर जो उनका अपना घर है जहां से वो जीत कर आए हैं, लेकिन उन किसानों के पास जाने और खासतौर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल का मरण वर्त जो है उसको खत्म करवाने के लिए मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। आज बीजेपी ने यह भी कहा कि पड़ोस के अंदर हरियाणा सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी देने का गारंटी कानून पास कर दिया है और उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को अपने पड़ोस की बीजेपी यानी कि नायब सिंह सैनी सरकार से सीखना चाहिए और उसके लिए उनको उनके साथ नॉलेज शेयर एग्रीमेंट करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो बीजेपी की पंजाब लीडरशिप इसके लिए उनकी हेल्प कर सकती है। इस ट्वीट के ठीक बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ट्वीट किया और उन्होंने सीधे तौर पर किसानों की इस हालत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद दावा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच उन्होंने जंग रुकवा दी। अगर वो रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं तो उनको पंजाब के अंदर आकर किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनका मरण वर्त खत्म करना चाहिए, क्योंकि किसानों के जो जितने मुद्दे हैं वो केंद्र सरकार के साथ संबंधित हैं। तो इस ट्वीट के बाद अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच कहीं ना कहीं जुबानी जंग शुरू हो गई है। लेकिन साथ ही अब 26 तारीख को एक बड़ी बैठक खनौरी बॉर्डर पर है, जिसके बाद 30 तारीख को यानी कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद की कॉल भी की गई है। लेकिन किसानों का ये आंदोलन आने वाले समय में क्या रूप लेता है ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। महाराष्ट्र में महायुति के सियासी विवाद के बीच अब महाविकास आघाड़ी में भी दरार पड़ने की संभावनाएं देखी जा सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कम सीट पर सिमटी उद्धव शिवसेना नगर निकाय चुनाव में अब एकला चलोरी की भूमिका लेते हुए महाविकास आघाड़ी को जय महाराष्ट्र कर सकती है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहरी निकाय चुनाव को लेकर संकेत दिए हैं। 1971 से 1992 और 1996 से 1922 प्रशासन काल को छोड़कर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि BMC पर शिवसेना का कब्जा रहा है। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपना गढ़ बचाने के लिए लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में जुटी है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी BMC की काफ़ी अहम है। उद्धव शिवसेना नेता संजय राउत ने पत्रकारों से कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता स्थानीय निकाय चुनाव में संगठन के अकेले लड़ने को जोर दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार दावेदारी अधिक है। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे और अन्य पार्टी नेताओं के बीच BMC चुनाव अकेले लड़ने को लेकर बातचीत जारी है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े। सांसद और संगठन के सभी नेताओं के साथ मातोश्री में 4 दिन की बैठक होगी। इस बैठक में जमीनी हालातों पर चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं, सभी संगठन के पदाधिकारियों से पूछताछ कर आगे की रणनीति बनाने की बात भी राउत ने कही है। जो भी हो, पर विधानसभा चुनाव के बाद आने वाला निकाय चुनाव में अब देखना ही दिलचस्प होगा कौन किसका खेल बनाता है और कौन किसका खेल बिगाड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ में हकीम देशमुख, JK 24/7 न्यूज़ के लिए मुंबई। महाराष्ट्र में प्याज किसानों का संकट गहराया। मंत्री नीतीश राणे को किसानों ने पहनाई प्याज की माला। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी रिपोर्टर, मैं हूं इरशाद अहमद। प्याज की गिरती कीमतों ने महाराष्ट्र के किसानों को परेशान कर रखा है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में किसानों की नाराजगी उस वक्त सामने आई जब एक किसान ने मंत्री नीतीश राणे को प्याज की माला पहनाकर विरोध जताया। ये घटना सताना
तालुके के एक कार्यक्रम में हुई, जहां राणे लोगों को संबोधित कर रहे थे। आइए इस पूरी घटना पर नजर डालते हैं। नासिक जिले के सताना तालुके में आयोजित संत नृत्यनाथ महाराज के पादुका दर्शन कार्यक्रम के दौरान ये घटना घटी। मंत्री नितेश राणे जैसे ही मंच पर पहुंचे तो किसान ने अचानक मंच पर चढ़कर मंत्री को प्याज की माला पहना दी। ये विरोध प्याज की कीमतों में गिरावट को लेकर था, जो किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। मंच पर मंत्री नितेश राणे ने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहा कि किसानों को रोको मत, उनकी समस्या क्या है वो सुनते हैं। लेकिन जब किसानों ने अपनी बात माइक पर रखने की कोशिश की तो उस समय पुलिस ने उसे रोक दिया और तुरंत ही हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी जो नासिक में है, खासतौर से ये किसान प्याज की एक बहुत बड़ी देश की मंडी मानी जाती है। इसी मंडी में प्याज के थोक दाम बीते एक महीने से 50% गिर गए हैं। जब पिछले महीने 4,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही थी तो अब घटकर 2,000 रुपये क्विंटल रह गई है। किसानों का कहना है कि लागत भी पूरी नहीं निकल रही है और उन्हें भारी घाटा हो रहा है। बता दें कि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी केंद्र सरकार को निर्यात शुल्क घटाने की मांग की है। पवार ने केंद्रीय मंत्री वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एक चिट्ठी लिखकर समस्या से ध्यान आकर्षित करवाया और प्याज की मंडियों में भरमार जो प्याज आने लगी है उसमें खासतौर से किसानों का बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। फिलहाल जो है 2,000 रुपये क्विंटल, जो 4,000 रुपये क्विंटल बिकने वाला आज खुदरा बाजार में 60 से 40 रुपए बिक रहा है। महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए गंभीर चुनौती हो गई है किसानों को, और जो है यहाँ सहूलत देने की बात भी की जा रही है। नितेश राणे को इस नाराजगी का सामना करना पड़ा है। सरकार इस संकट को कैसे हल करती है, इसी तरह बड़ी खबरों के लिए सिटी रिपोर्टर देखिए कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ में इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज, मुंबई। संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए विवादित बयान पर लेकर अब लगातार विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अमित शाह के विवाद को लेकर जहां कांग्रेस ने संसद परिसर में ही पिछले दिनों प्रदर्शन किया और जोरदार हंगामा देखने को मिला, तो वहीं अब प्रदर्शन लगातार उग्र होता नजर आ रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से जगह जगह पर आज विरोध प्रदर्शन करते हुए अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में हरियाणा के कई बड़े कांग्रेस नेताओं की ओर से इकट्ठा होकर पहले रोड मार्च निकाला गया और उसके बाद सेक्टर 12 पहुंचकर डीसी को ज्ञापन दिया और अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया है। अब कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जो अमित शाह ने बयान दिया था वो काफ़ी निंदनीय था। इसको लेकर अब लोगों में आक्रोश है और जो अंबेडकर लगातार जो लोगों के भले के लिए काम करते आए हैं, उन्होंने संविधान लिखा, लेकिन इस तरह से अमित शाह के बयान के बाद अब इस लोग जो है उनका विरोध कर रहे हैं और अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो बयान संसद में दिया गया था उसको लेकर जो है अंबेडकर जो लोग जुड़े हुए हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमित शाह इस पद पर रहते हुए इस तरह के बयान उनको शोभा नहीं देते। हालांकि अब कांग्रेस की ओर से लगातार विरोध जो है तेज किया जा रहा है और ऐसे में ये मांग की जा रही है कि अमित शाह या तो माफ़ी मांगे या फिर अपने पद से इस्तीफा दें। दरअसल पिछले दिनों अमित शाह की ओर से संसद में एक बयान दिया गया था जिसको लेकर लगातार जो है विवाद रहा। हालांकि अभी तक कई बार जो बीजेपी के नेता हैं उसमें सफाई दे चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से अमित शाह की जिस तरह से माफ़ी की बात कांग्रेस कह रही है और ये भी कह रही है कि उनको या तो इस्तीफा देना चाहिए या पूरे देश से जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि अब प्रदर्शन लगातार कांग्रेस की ओर से बढ़ाए जा रहे हैं। फरीदाबाद में हुए कांग्रेस के प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिसमें विजय प्रताप से लेकर और भी कई बड़े चेहरे नजर आए। अब डीसी को ज्ञापन दिया गया है और ये मांग की गई है कि अमित शाह जो है अपने पद से इस्तीफा दें। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेके 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। राजधानी पटना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 5 जनवरी 2025 को एक मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। ये मैराथन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के गेट नंबर 1 से लेकर मेरिन ड्राइव होते हुए फिर गेट नंबर 1 पे समाप्त होगी। इसके सीईओ शशिभूषण प्रसाद ने बताया कि 5 जनवरी चूँकि पटना की राजधानी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल चुकी है, जिसके कारण ये मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। शशिभूषण
प्रसाद ने बताया इसमें करीब 4 से 5 देशों के प्रतिभागी यहाँ पे शामिल होंगे और इसमें पुरस्कृत भी किया जाएगा लोगों को। करीब 22 लाख रुपए का इन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के आदमी प्रतिभागी होंगे और 50 वर्ष से नीचे के भी प्रतिभागी शामिल होंगे और 30 वर्ष का। इसमें करीब 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख का पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने प्रतिभागियों से अनुरोध किया है कि अगर आप इस मैराथन में शामिल होते हैं तो किसी भी प्रकार का नशा करके नहीं आए। देखना होगा कि पटना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये मैराथन का आयोजन जो किया जा रहा है वो कितना कारगर होगा। आगे शशि भूषण प्रसाद ने बताया कि मैराथन में करीब 4 से 5 देशों के प्रतिभागी यहाँ पे शामिल होंगे और सभी को प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार एवं तृतीय पुरस्कार का वितरण भी किया जाएगा। और 5 जनवरी को ये मैराथन का आयोजन होगा और पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 1 से शुरू होगा और मैरिन ड्राइव होते हुए वापस गांधी मैदान गेट नंबर 1 पर समाप्त होगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK24 न्यूज़ पटना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह देहरादून से हाजिर हूँ आपके सामने बड़ी खबर लेकर के। पूरे उत्तराखंड में इस समय बेहद ठंडी का मौसम है, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन सियासत उतनी ही ज़्यादा गर्म हो गई है क्योंकि पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। देर रात शासन ने नगर निकाय चुनाव की पूरी सूची जारी कर दी कि किस तरह से चुनाव होगा और कब कब नामांकन होगा, कब आपत्तियां उस पर दाखिल होगी, कब अंतिम समय होगा। पूरा एक प्रोग्राम रात में घोषित कर दिया और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार चुनाव संहिता प्रभावी हो गई है। आदर्श आचार संहिता प्रभावित होने के बाद एक तरफ जहां राजनीतिक दलों के मुख्यालयों पे भारी भीड़ देखी जा रही है, वहीं प्रशासन सड़कों पर से तमाम राजनीतिक दलों के, उनके दावेदारों के पोस्टर बैनर हटाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये स्थानीय निकाय के चुनाव है जिसमें नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव होने हैं और इसमें इस तरह के पोस्टर बैनर बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं। तो सरकार पूरी तरह से सड़कों से इसे साफ करने में लगी हुई दिखाई दे रही है। आगामी कुछ दिनों में यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे सियासत में जो गर्माहट है वो और तेज़ होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी जो राजनीतिक दल हैं उनके यहाँ दावेदारों की बड़ी ज़बरदस्त भीड़ उमड़ रही है और राजनीतिक दलों को उनका टिकट फाइनल करने में पसीने आ रहे हैं क्योंकि वार्ड मेंबर्स के भी जो दावेदार हैं वो भी कई की संख्या में, एक वार्ड में एक सीट पे दर्जनों कार्यकर्ता अपना दावा कर रहे हैं। उसमें से जिताऊ कार्यकर्ता तलाशना, दावेदार को तलाशना राजनीतिक दलों के लिए भारी मुश्किल दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में चुनाव की जो गतिविधियां हैं तेज होंगी, राजनीतिक दलों की सरगर्मियां बढ़ेंगी, राजनीतिक जो है विरोध की भावनाएं भी दिखाई देंगी, यानी जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो विद्रोह करते हुए दिखाई देंगे और राजनीतिक दलों को इस बात का अंदाज़ा है, इसीलिए लगातार उन्होंने अपने सांगठनिक चीज़ों को मजबूत किया है, तमाम पर्यवेक्षकों की सूची बनाई है और उनको मैदान में उतार दिया गया है। खासकर कांग्रेस और बीजेपी में ये दिक्कत ज़्यादा देखी जा रही क्योंकि दोनों ही दल राज्य के बड़े मुख्य राजनीतिक दल हैं और इन्हीं दोनों दलों के बीच सारी लड़ाई भी होनी है। इसलिए यहाँ के जो कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं वो इस समय बहुत व्यस्त हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK24 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं आपके साथ हूँ धनराज गर्ग और आज बात करेंगे राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर की कि सर्दी के मौसम में कहीं ना कहीं लगता है कि जो बाहर से पर्यटक आने वाले हैं उनको सर्दी कहीं ना कहीं सताती हुई नज़र आ रही है। लेकिन वहीं जो नवनियुक्त नगर आयुक्त हैं नमामि बंसल, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया कर्मियों से उन्होंने एक फीडबैक लिया है और पूरे शहर के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं उसका जो फीडबैक है वो आज उन्होंने जाना है। और उसके बाद कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों से
रूबरू होते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी फीडबैक आए हैं, कुछ सही फीडबैक हैं, उनको ज़रूर देखा जाएगा और उनके माध्यम से कहीं ना कहीं जनता से भी अपील की जाएगी कि इस पर कहीं ना कहीं सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका मानना है कि जो शहर की जो खुशनसीबी है वो ये है कि जो यहाँ पर लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं और वो कहीं ना कहीं उसमें जन भागीदारिता जरूर निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिएगा कि शहर की जो रेन बसेरों की बात करें उस पर भी कहीं ना कहीं फीडबैक लिया है, उसके साथ ही स्ट्रीट लाइटों की बात करें स्ट्रीट लाइटों पर भी फीडबैक लिया है और इसके साथ ही नमामि बंसल ने कहीं ना कहीं से फीडबैक लेने के बाद जनता से अपील भी की है कि जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो जब दिन में जलती हैं तो कहीं ना कहीं जल्दी ख़राब होने की संभावना उनकी बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है आम जनमानस को भी आगे आकर उन लाइटों को कहीं ना कहीं दिन में बंद करने के लिए एक अपील की गई है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि शहर के अंदर जो स्ट्रीट लाइट हैं वो दिन भर जलती रहती हैं, जबकि उनका दिन में कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी वो जलती रहती हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं नमामि बंसल की तरफ से ये अपील की गई है। और इसके साथ ही देखिएगा कि शहर को सुधारने के लिए, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण जल्दी आने वाला है और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपील की है जनता से कि उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून है उसको कहीं ना कहीं सुंदर बनाना है और सर्वेक्षण में नंबर 1 पर आए उसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रयास उन्होंने करने की बात की है। और उसके लिए तमाम जनमानस की जन भागीदारिता करने के लिए उन्होंने अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम सबको मिलकर इस राजधानी देहरादून को कहीं ना कहीं स्वच्छ सुंदर बनाना है, क्योंकि स्मार्ट सिटी में राजधानी देहरादून आती है और स्मार्ट यहाँ पर दिखे उसको लेकर कहीं ना कहीं सभी को कार्य करना होगा और सभी के सुझाव के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होगा और सभी के जो प्रयास होंगे उसी के चलते कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून को सर्वेक्षण में भी नंबर 1 पर लाना होगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया है कि सर्वेक्षण को लेकर चुनाव के बाद कहीं ना कहीं एक अभियान चलाया जाएगा, यानी कि 100 वार्ड राजधानी देहरादून में है, 100 वार्ड में 100 टीम जाएंगी और जो सर्वेक्षण को लेकर पूरा निरीक्षण करेंगी और निरीक्षण के साथ साथ जो समस्याएं वहाँ पर होंगी उनको दूर करने का काम भी करेंगी। JK 24/7 न्यूज़ देहरादून। राजधानी लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में खासकर अमित शाह का विरोध दिखा। अमित शाह के खिलाफ यह प्रदर्शन था। संविधान को हाथ में लेकर के ये सभी कार्यकर्ता राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित अंबेडकर जी की मूर्ति पर पहुंचे और मूर्ति के नीचे सैकड़ों की तादाद में इन कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन था अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की गई और जो उन्होंने संसद में बोला है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए, उसके विरोध में यह प्रदर्शन था। बसपा के तमाम कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि वो किसी भी सूरत में जो अपमानजनक शब्द कहे हैं उसको तत्काल रूप से वापस लें, अमित शाह माफ़ी मांगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज बसपा का ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे में। हाल ही में कुछ दिन पहले अमित शाह ने संसद में एक बात कही थी कि जितना अब ये एक ट्रेंड हो गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेना, इतना प्रभु श्री राम का नाम लें, इस तरीके की एक टिप्पणी की गई थी, जिस टिप्पणी के बाद आज राजधानी लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला बसपा की सुप्रीमो मायावती ने पूरे देश भर में जितने भी जिले स्तर पे सभी बसपा के कार्यकर्ताओं को यह प्रदर्शन करने के लिए निर्देशित किया। उसके बाद राजधानी लखनऊ में सबसे पहले इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़ लखनऊ। सदन में अमित शाह ने बाकायदा भीमराव अंबेडकर पे जो बयान दिया था, जिसको लेकर विपक्ष अमित शाह और भाजपा को घेर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बाकायदा जो भी दलित नेता हैं उनकी पार्टी में उनको निर्देश दिया है कि वो अपने क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में जाएं और अंबेडकर प्रतिमा के सामने बाकायदा प्रदर्शन करें और विपक्ष के नेताओं को घेरें और ये कहते हुए नजर आएं, मीडिया के संबोधन में ये बात रखें कि बाकायदा अमित शाह के बयान को एडिट करके तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है विपक्ष। अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी अंबेडकरवादी सोच की पार्टी है। वो अंबेडकर
अम्बेडकरवादी सोच के जितने भी लोग हैं उनका सम्मान करती है, उनका आदर करती है। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह कभी अम्बेडकर का अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलित वोट बैंक को अपनी तरफ रिझाने के लिए बार बार कामयाबी की मंजिल तो पा लेती है, मगर वो चाहती है कि दलित वोट बैंक उससे जुड़ा रहे, क्योंकि दलित वोट बैंक अगर भाजपा को वोट देता रहा तो कहीं ना कहीं विधानसभा 2027 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भी बढ़त बीजेपी की रहेगी। और ख़ासतौर पे विभिन्न जो लोकसभा के चुनाव अब तक 2014 से लेके 2019 तक हुए हैं और 2024 को हुए, उसके बाद उसमें तमाम चीज़ें उपलब्धि जो है भाजपा को ज़रूर मिली है दलित वोट बैंक की। दलित वोट बैंक 2024 में सपा की तरफ चला गया था, जिसकी वजह से सपा को 37 सीटें मिली। अब भाजपा किसी भी तरीके से दलित वोट बैंक को गंवाना नहीं चाहती। अब दलित वोट बैंक की राजनीति के बीच में सत्ता विपक्ष के नेताओं में घेराबंदी चल रही है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में किस तरह से दलित वोट बैंक किधर जाता है। क्या अमित शाह के बयान के ऊपर जो घोर निंदा विपक्ष के नेता कर रहे हैं उसका लाभ 2027 में समाजवादी या कांग्रेस को मिलता है या नहीं मिलता, या दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जाएगा, ये तो आने वाला कल बताएगा। कैमरा पर्सन किशन के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़।